स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हरियाणा के प्रजामंडल आंदोलन। रियासतों में जो जनता ने आंदोलन किए उनको प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने 1757 प्लासी युद्ध और 1764 बक्सर युद्ध के बाद भारत में शासन की शुरुआत की। धीरे धीरे विभिन्न तरीक़ों से भारत के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने भारत के अधिकांश क्षेत्र पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। शासन को कुशलता से चलाने के लिए उन्होंने भारत के बड़े भाग को रियासतों के राजा और नवाबों के अधीन रहने दिया। इन रियासतों के राजाओं ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली। इन्हें प्रतिवर्ष लगान देते थे। इन पर कुछ राजनीतिक प्रतिबंध भी लगे हुए थे। ये विदेशों से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। देशी रियासतों में नवाब अपनी इच्छा से शासन चलाते थे। इन रियासतों की शासन व्यवस्था का स्वरूप सामंतवादी था। ये जनता से इच्छानुसार कर लेते थे और उनसे बेगार लेते थे। बेगार का अर्थ है उनसे काम ले लेना और उसके बदले में किसी प्रकार की मजदूरी न देना। रियासतों की सुरक्षा का प्रबंध अंग्रेजी सरकार द्वारा ही किया जाता था। अंग्रेजी सरकार की यह नीति रही कि देशी नरेशों को एक दूसरे से अलग रखा जाए, उनको आपस में मिलने न दिया जाए ताकि वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र न कर सकें। इन सभी को खास उत्सवों में मिलने के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट के बाद अंग्रेजी सरकार ने देशी राजाओं को एक दूसरे से अलग रखने की नीति का त्याग कर दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया कि देशी राज्यों से ब्रिटिश सरकार को कोई खतरा नहीं है। अब भारत सरकार ने देशी राजाओं के मंडल की स्थापना करने का निश्चय किया। इस मंडल को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस अथवा नरेंद्र मंडल कहा गया। इसका उद्घाटन 1921 ईस्वी में किया गया। देशी नरेशों के इस मंडल की कार्यविधि निर्धारित की गई। नरेंद्र मंडल के प्रावधानों के अनुसार देशी रियासतों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया और उनके साथ संबंध निश्चित किए गए। मंडल के उद्घाटन के समय ब्रिटिश सम्राट ने देशी राजाओं के विशेषाधिकारों, उनके मान सम्मान की सुरक्षा के आश्वासन को दोहराया। नरेंद्र मंडल ने देशी रियासतों को ब्रिटिश सरकार के नज़दीक ला दिया। नरेंद्र मंडल एक परामर्शदायी संस्था थी। इसका किसी राज्य के आंतरिक मामले से कोई संबंध नहीं था। 1926 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग ने हैदराबाद के निज़ाम को लिखे पत्र में साफ साफ कह दिया कि भारत में ब्रिटिश सत्ता ही सर्वोच्च है। ब्रिटिश सत्ता ने भारतीय देशी राजाओं पर अपना पूरा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। देशी राजाओं ने अपने स्वार्थों तथा हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजी राजनीतिक प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने इन राज्यों की बाहरी व आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इससे देशी नरेश जिम्मेदारियों से मुक्त होकर विलासी जीवन व्यतीत करने लगे, जनता का शोषण करने लगे, जनता का दमन किया। इन नवाबों को प्रजा के सुख सुविधा का कोई मतलब नहीं रहा। भारतीय कांग्रेस भी पहले देशी रियासतों के मामलों में दखल देने के विरुद्ध थी। वहाँ कांग्रेस संगठन नहीं बन सकते थे। रियासतों की जनता को सलाह दी गई थी कि यदि वे चाहें तो अलग से अपने प्रजामंडल बनाकर आंदोलन कर सकते हैं। 1920 ईस्वी में कांग्रेसी ने यह निर्णय लिया कि देशी रियासतों की जनता अपने निकटवर्ती ब्रिटिश भारत के प्रांतीय कांग्रेस समितियों में भाग ले सकती है। स्वतंत्रता आंदोलन की जन जागृति का प्रभाव देशी रियासतों की जनता पर भी पड़ा। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से देशी रियासतों की जनता ने भी राजकीय अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संगठन बनाने शुरू किए। अनेक देशी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना की गई। सन 1927 में इन देशी रियासतों के प्रजामंडल को एक सूत्र में बांधने के लिए एक अखिल भारतीय प्रजा संघ की स्थापना की गई। इसने प्रजा के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इसका एक शिष्टमंडल कांग्रेस अध्यक्ष से मिला। मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर देशी राज्यों में भी जनतांत्रिक व्यवस्था लागू करने की मांग की। 1929 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देशी रियासतों को शेष भारत से अलग नहीं रखा जा सकता। 1938 ईस्वी तक लगभग सभी देशी रियासतों में प्रजामंडल बन चुके थे। 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन के दौरान जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता के अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया, तब उसमें देशी राज्यों की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया। इससे देशी रियासतों में जन आंदोलन को बल मिला। 1939 ईस्वी में स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय प्रजा संघ के अध्यक्ष बने। देशी राज्यों में भी स्वाधीनता आंदोलन तेज हो गया। हरियाणा की रियासतों की जनता ने भी अपने अधिकारों तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया। पहला है दोजाना रियासत में प्रजामंडल आंदोलन। इस रियासत की स्थापना 1805 में
दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद की गई थी। इसमें 24 गांव थे। अंग्रेज़ों ने यह रियासत अब्दुस समद खां को दी थी। वह इस रियासत का प्रथम नवाब था। प्रजामंडल आंदोलन के समय यहाँ पर मोहम्मद इक़्तिदार अली खां का शासन था। इसने जनता पर भारी कर लगा रखे थे। जनता की सुख सुविधा का कोई प्रयास नहीं किया। जनता इसके शासन से तंग आ चुकी थी। यहाँ की जनता ने 1945 में प्रजामंडल का गठन किया। इसका केंद्र नाहड़ में रखा गया। राव देवकरण सिंह इसके प्रधान बने और राव सरदार सिंह इसके सचिव बनाए गए। राव नेकीराम, पंडित हरिराम, राव शिवचंद, ताराचंद, हकीम मंगतूराम और रामजी लाल जी आदि इसके विशेष कार्यकर्ता थे। नवंबर 1946 ईस्वी में प्रजामंडल ने रियासत में आंदोलन चलाया। किसानों ने कर देने से इनकार कर दिया। शेष जनता ने भी शासन से असहयोग किया। रियासत के नवाब ने आंदोलन का दमन करने के लिए शक्ति का सहारा लिया। उसने आंदोलन को असफल करने के लिए सख्त कदम उठाए। नवाब ने प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेताओं राव देवकरण सिंह, राव सरदार सिंह, पंडित हरिराम और रामजी लाल आदि को गिरफ्तार करवा लिया। नवाब ने प्रजा को डराने का भरपूर प्रयास किया। रियासत की जनता ने इन नेताओं की गिरफ्तारी तथा दमन के विरोध में आंदोलन और तेज कर दिया। नवाब से इन नेताओं को रिहा करने की मांग की। जनता ने जगह जगह धरना, प्रदर्शन, हड़ताल और जुलूसों का आयोजन किया। रियासत का नवाब इस जन आंदोलन से घबरा गया। 8 दिसंबर 1946 को उसने बंदी नेताओं को रिहा कर दिया। लगान भी कम कर दिया। सार्वजनिक सुविधाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल आदि निर्माण करने का वचन दिया। नवाब ने समस्त मांगें मान ली। 1947 में देश आज़ाद हो गया। नवाब पाकिस्तान चला गया। स्वतंत्रता के बाद दोजाना रियासत का विलय हरियाणा के रोहतक जिले में कर दिया गया। नेक्स्ट है पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन। यह रियासत दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 1805 में अस्तित्व में आई थी। यह रियासत अंग्रेज़ों ने वफादारी के पुरस्कार के रूप में फैज़ तलब खां को दी थी। अब यहाँ पर मोहम्मद इक़्तिदार अली खां का शासन था। इसने प्रजा की सुख सुविधा का कोई ध्यान नहीं किया। प्रजा से बेगार ली जाती थी। लगान दर अधिक थी। जनता पर करों का बोझ अत्यधिक था। लोग इसके शासन से परेशान हो गए। यहाँ की जनता ऐसे शासक से छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए यहाँ के लोगों ने अपने कष्टों का निवारण करने के लिए संघर्ष करने का निश्चय किया। 1942 ईस्वी के बाद रियासत की जनता ने प्रजामंडल बनाकर नवाब के विरुद्ध विधिवत रूप से कार्रवाई शुरू की। नवाब के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इस आंदोलन का नेतृत्व गौरीशंकर वैद्य, बाबू दयाल, राम सिंह, छोटेलाल और नंद किशोर आदि ने किया। नवाब ने आंदोलन को दबाने के लिए गौरीशंकर वैद्य को गिरफ्तार करवा दिया। उसकी सारी संपत्ति नीलाम करवा दी तथा अन्य कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार करवाया। नेताओं की गिरफ्तारी से जनता और भड़क गई। गुड़गांव के कांग्रेसी नेता गजराज सिंह इसके समर्थन में आ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवाब से झगड़ा समाप्त करने को कहा। नवाब जनता के आंदोलन से घबरा गया। उसने गिरफ्तार किए लोगों को तुरंत रिहा कर दिया। लगान और दूसरे करों को कम करने का आश्वासन दिया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस रियासत का विलय गुड़गांव में कर दिया गया। नेक्स्ट है लोहारू रियासत में प्रजामंडल आंदोलन। यह हिसार जिले में एक छोटी सी रियासत थी। यह रियासत अंग्रेज़ों ने पुरस्कार स्वरूप 1805 में अहमद बख्श को प्रदान की थी। यह इस रियासत का प्रथम नवाब था। प्रजामंडल आंदोलन के समय यहाँ का शासक मिर्ज़ा अमीनुद्दीन अहमद था। इसके शासन से जनता परेशान थी। इसने भारी कर लगा रखे थे। बेगार भी ली जाती थी। यहाँ के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। लोगों पर अनेक प्रकार के धार्मिक प्रतिबंध लगा रखे थे। राजनीतिक सत्ता में भी धर्मांधता और कट्टरपंथी माहौल बनाया जा रहा था। रियासत में धर्मांधता तथा कट्टरपंथी वातावरण के लिए नवाब का भाई शहजाद मियाँ जिम्मेदार था। आरंभ में यहाँ आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था। बाद में अन्य मुद्दे भी इससे जुड़ने लगे, जिससे यह जन आंदोलन बन गया। रियासत में नवाब के अत्याचारों के विरुद्ध सबसे पहले आर्य समाज ने आवाज़ उठाई थी। नवाब के अत्याचारों से तंग आकर जनता ने 1935 में संघर्ष किया। नवाब के कुशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। नवाब ने इस आंदोलन को कठोरता से कुचलने का प्रयास किया। उसने एक शांतिपूर्ण भीड़ पर सिहानी गांव में 8 अगस्त 1935 को गोलियां चलवाई, जिसमें 22 व्यक्ति मारे गए। इस तरह के दमन चक्र से रियासत की जनता परेशान हो गई। नवाब का दमन चक्र चलता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ की जनता ने संगठित होकर संघर्ष करने का निश्चय किया।
जनता ने नवाब के दमन के सामने झुकने की बजाय संघर्ष पहले से तेज कर दिया। सूबेदार दिलसुख, भगवंत सिंह, मोहर सिंह, नथुराम, गंगा सहाय, बूजाराम, चंदगीराम, श्री शंकरलाल, सत्यव्रत आदि नेताओं ने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी कर्मानंद तथा स्वामी सच्चिदानंद से मिलकर यहाँ प्रजामंडल स्थापित किया। पंडित नेकीराम ने भी इसका समर्थन किया। पढ़े लिखे नवयुवक भी इस आंदोलन को सफल बनाने में जुट गए। 1946 के प्रारंभ में नवयुवकों ने नवाब को एक चेतावनी दी कि नवाब अपने क्षेत्र में सुधार करे, किसान मजदूरों को सुखी रखे। किसान तभी सुखी रह सकते हैं जब उनको अधिकार मिले और उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा किया जाए। दशहरे के दिन लिया जाने वाला माल तथा ऊँटों पर ली जाने वाली जगात हटाई जाए। राज्य में उच्च पद पर कोई भी हिंदू नहीं है। सरकारी मुलाजिम होने के लिए नवाब साहब का रिश्तेदार होना चाहिए। जनता ने आंदोलन जोरों से किया। नवाब ने परेशान होकर जनता की मांगों को स्वीकार कर लिया, किंतु नवाब के भाई शहजाद और दीवान भूरे खां ने नवाब को ऐसा करने से रोक दिया। दोनों ने रियासत में हिंदू मुस्लिम दंगे करवा दिए। इस प्रकार राजनीतिक आंदोलन की तरफ से लोगों का ध्यान हटाकर धार्मिक समस्या पर लगा दिया। रियासत के नेताओं ने लोगों में शांति बनाए रखने की अपील की। स्वतंत्रता के बाद इस रियासत का विलय हिसार जिले में कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये थे हरियाणा में प्रजामंडल आंदोलन। बचे हुए पॉइंट हैं उनका दूसरे वीडियो में अध्ययन किया जाएगा। ये 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।